जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू कुशवाहा और स्टडी आइकन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब हिंदी में अंतःप्रदवीय जालिका की खोज किसने की थी। और इंसुलिन के प्रवाह में अंतःप्रवीय जालिका का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए या इनके आंसर के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इस फिगर में बात करेंगे। आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे। ये जो फिगर है, सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बताना चाहता हूँ जो अंतःप्रदवीय जालिका है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस डेवलप, और न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, और केंद्रक का जो इन्वोलप है मतलब उसकी झिल्ली है, उसके एकदम उसी से डायरेक्ट अटैच होता है ये प्रत्रवीय जालिका। ठीक है, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन टफ है मेरे लिए। अंतःप्रदवीय जालिका है। ठीक है, अंतःप्रदवीय जालिका जो है, इसकी खोज जो की थी दोस्तों, वो एल्बर्ट क्लाउड और किथ पार्टन ने की थी। आई एम श्योर बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। आप शॉर्ट में ये याद रख लीजिए कि ए क्लाउड और के पॉर्टर ने इसकी खोज की थी। और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोशिकांग है हमारे कोशिका के अंदर। ये कोशिकांग को डायरेक्ट न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो मैं राजा वाला एग्जांपल दिया था, तो उसमें मंत्री जो है, मंत्री का काम जो होता है, जो डायरेक्ट राजा से कनेक्ट होता है, उसी तरह यहाँ पे जो अंतःप्रदवीय जालिका है, उसका काम राजा के साथ मतलब केंद्र के साथ डायरेक्ट कनेक्शन का है। अब ये अंतःप्रदवीय जो जालिका होती है, ये दो तरीके की होती है दोस्तों। ये दो तरीके की होती है। एक होती है खुरदुरी अंतःप्रदवीय जालिका, और एक होती है चिकनी अंतःप्रदवीय जालिका। यह अंतःप्रदवीय जालिका चारों तरफ से केंद्र को घेरे रखती है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। इस फिगर में चारों तरफ से जो आपको दिख रहा है, इसमें ये चारों तरफ से केंद्र को घेरे है। तो इसमें जो राइबोसोम होते हैं, वो जिसके साथ अटैच होते हैं, जिस अंतःप्रदवीय जालिका के साथ ये राइबोसोम कनेक्ट होते हैं, उसे हम बोलते हैं खुरदुरी अंतःप्रदवीय जालिका। और जिस जहाँ पे राइजोसोम अटैच नहीं होते हैं, उसको चिकनी अंतःप्रवीय जालिका बोलते हैं दोस्तों। तो इस वाले इमेज में आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से केंद्र के साथ ये अटैच है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जिस क्वेश्चन की मैं बात किया था, तो खुरदरी अंतःप्रवीय जालिका और चिकनी अंतःप्रवीय जालिका का कुछ काम है। इन कामों में से सबसे इम्पोर्टेंट काम जो ये है कि हार्मोन्स इंसुलिन जो है, हार्मोन जो इंसुलिन का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये हार्मोन्स इंसुलिन के प्रवाह में जो खुरदरी अंतःप्रवीय जालिका होती है, इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और सिर्फ हार्मोन्स ही नहीं, दूध के प्रवाह में भी, उसके स्रावित में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। और चिकनी अंतःप्रवीय जालिका का सबसे बड़ा योगदान है कि कोशिका के अंदर जो कैल्शियम की सांद्रता है वो मेंटेन करके रखना। जो कैल्शियम होता है उसकी सांद्रता मेंटेन करके रखना, उसकी सांद्रता मतलब उसका कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखना। और दूसरी बात है दोस्तों कि अगर ये जो स्मूथ है, जो चिकनी अंतःप्रदवीय जालिका है, वो अगर आपके लीवर के अंदर काम कर रही है, लीवर के अंदर के सेल, क्योंकि हर एक सेल में ये आपको अंतःप्रदवीय जालिका होगी। तो यहाँ पे जो स्मूथ जो अंतःप्रवीय जालिका है, मतलब शॉर्ट में लिखें तो SER, ये क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जैसा कि आपको पता होगा, जो लीवर है वो हमारे बॉडी के अंदर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। तो उसके पदार्थ को बाहर निकालने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रदवीय जालिका इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि केंद्रक के बाद सबसे ज़्यादा अटैचमेंट इसी का होता है, और यही उन चीज़ों को केंद्रक के माध्यम से और आगे तक ले जाती है। प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है सर, इसी में होता है। प्रोटीन जो बनता है और उसका ज़्यादातर आगे जो यूज़ होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रवीय जालिका के द्वारा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये इसका शेप कैसा होता है। इसका शेप आप जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ है, ट्यूबुलर शेप होता है इसका, सॉरी। और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और ये कनेक्शन जो है इसका अंतःप्रवीय जालिका का, इसके साथ गोल्जी अपार्चस का कनेक्शन होता है। ये आप देख रहे होंगे, ये जो है गोल्जी अपार्चस हैं, गोल्जी उपकरण हैं। इसका भी उपयोग है। आप बता सकते हैं गोल्जी उपकरण का उपनाम? गोल्जी उपकरण एक उपनाम से फेमस हैं। आप गेस करिए कमेंट सेक्शन में। इसका एक उपनाम है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका जो उपनाम है वो है यातायात पुलिस ऑफ द सेल, मतलब सेल का यातायात पुलिस है वो। और ये सेल के जो भी मटेरियल जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलते हैं, उसको ये सेल के अलग अलग पोर्शन में, कोशिका के अलग अलग पोर्शन में, कोशिका के अंदर, कोशिका के बाहर पहुंचाता है।
अब हम बात कर लेते हैं कि जो अंतःप्रदवीय जालिका है उसका काम क्या है। तो उसका काम जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। और जब मैंने आपको रफ और खुरदरी और चिकनी अंतःप्रदवीय जालिका के काम बताया, यही काम दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि चिकनी अंतःप्रदवीय जालिका का महत्वपूर्ण योगदान है लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करना, जो 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 ड्रग्स हैं, जो मटेरियल हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो वेस्ट हैं, उन्हें निकालने में सहायता करना। और जो चिकनी अंतःप्रदवीय जालिका है उसका काम है कि दूध के स्रावन में सहायता करना और साथ ही साथ जो इंसुलिन का स्रावित होता है उसमें सहायता करना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इतना ही आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे। आगे की ओर चलते हैं तो हम इसमें गोल्जी अपार्चस भी देखेंगे आगे की स्लाइड में। आगे की स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों गोल्जी बॉडी, जिसको गोल्जी अपार्चस या गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। इसकी खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये नाम आप बिल्कुल याद रख लीजिए, कैमिलो गोल्जी। नाम तो मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसे नाम याद रखने में। तो कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी अपार्चस की खोज की थी। गोल्जी अपार्चस कोशिका के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसका। ये योगदान ये है कि देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस प्रोटीन का संश्लेषण गोल्जी अपार्चस के माध्यम से ही कोशिका के अलग अलग कोशिकांगों तक पहुंचता है। क्योंकि देखो प्रोटीन तो बन चुका है ईआर में, इस प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, इस प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए गोल्जी अपार्चस ही काम करता है। गोल्जी अपार्चस गोल्जी उपकरण जो है उसे ये जो कमांड मिलता है वो ऑब्वियसली न्यूक्लियस और केंद्र से मिलता होगा। ये कमांड मिलने के बाद ये जो भी प्रोटीन है वो कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर भी ये पहुंचाने का काम करता है। इस तरीके से इसे हम एक कंपेयर किए हैं, जैसे कि राज्य में पुलिस होती है, उसी तरह इसे हम कंपेयर करके इसका नाम पुलिस, यातायात पुलिस कोशिका का बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका साइज जो है इसके 5 से 8 जो मेम्ब्रस सैक होते हैं। सैक मतलब एक आप ऐसा समझ लीजिए कि एक झोली टाइप में या एक अलग सा इलाका जहाँ पे ये स्टोर करता है, क्योंकि ये स्टोरेज जो होता है, जो ये लेके जाएगा तो इसको स्टोरेज भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा। ये स्टोरेज जो है वो एक थैली के समान होती है और इसको जो मिलता है प्रोटीन वो पैकेट के फॉर्म में मिलता है दोस्तों, पैकेट के फॉर्म में मिलता है। ये पुक्टिका, हिंदी में पैकेट्स को पुटिका के फॉर्म में मिलता है, ताकि इस पुटिका को ये सेफली वो डिलीवर कर सके, जहाँ तक पहुँचाना उसे वहाँ तक पहुँचा सके। तो इस पैकेट के फॉर्म को यहाँ पे स्टोर करते हैं। देखिए यहाँ पे सिस्टर्न लिखा हुआ है, मतलब आपने पाइप और नल पढ़ा होगा तो उसको भी सिस्टर्न बोलते हैं। तो इस पैकेट्स को यहाँ पे ये स्टोर करता है और सेल के अंदर और सेल के बाहर इसे पहुँचाता है। इसके काम के बारे में अगली स्लाइड में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, जो ये देखिए पैकेट्स है, एक मिनट, पैक्स मटेरियल है यहाँ पे, उसे सिंथेसाइज करता है सेल के अंदर, उसे मॉडिफाई करता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता भी है। दूसरे वाले केस में आप देखेंगे कि ये सिंथेसाइज मटेरियल को अलग अलग टारगेट में, चाहे वो कोशिका के अंदर हो चाहे वो कोशिका के बाहर हो, इसे ये डिलीवर करता है, मतलब वहाँ तक पहुँचाता है। यहाँ पे वैक्यूल जो है, और ये क्या करेगा, वैक्यूल को भी, वैक्यूल मतलब रिक्तिका को भी ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोड्यूस करेगा। मतलब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बिल्कुल इसे नोट करिए या इन चीज़ों को ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है ये पॉइंट, कि सेल के अंदर जो रिक्तिका होती है, जो पादक सेल में एक 80% भाग होती है, उसको बनाने का काम गोल्जी उपकरण का ही होता है दोस्तों। तो हो सकता है ये एग्ज़ाम में आ जाए कि गोल्जी उपकरण जो होता है उसे कौन बनाता है, तो उसे बनाने का एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो किसका है, गोल्जी उपकरण का है। ये थर्ड वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिए प्लीज़। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोड्यूस वोक्यूल्स एंड ये सेक्रेटरीज वेसल्स, मतलब एक वेसल्स और जो वोक्यूल्स हैं उसे बनाने का जो काम है वो किसका है सर, गोल्जी उपकरण का है। लास्ट में हम देखेंगे कि फॉर्म ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लिसोस सिफेस सर्टेन ल्यूमेन इनकमिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल न्यूली फॉर्मिंग व्हीकल गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो भी चीज़ें हैं वो इनकमिंग से आउटगोइंग ले जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्म में भी ये थोड़ी हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मैं अभी बताया आपको कि रिक्तिका को बनाने में गोल्जी उपकरण का बहुत बड़ा योगदान है, और गोल्जी की खोज जो की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी,
और जो गोल्जी बॉडी है वो चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। इतना जो है वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपको इतना चीज़ें याद रखना है गोल्जी बॉडी से लेकर। आगे की स्लाइड में चलेंगे दोस्तों। आगे की स्लाइड में ये जो है लाइसोसोम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए इसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। पहले लाइसोसोम के बारे में हम देख लेते हैं। ये एक पैकेट्स के फॉर्म में छोटा सा होता है, स्पेरिकल फॉर्म में ही होता है। इसकी जो खोज की थी सर, इसकी खोज के जिन्होंने की थी उसका नाम भी नोट कर लीजिए, डी ड्यूब। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी। डी ड्यूब, ये नाम आप नोट कर लीजिए। डी ड्यूब कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 1950 में डी ड्यूब ने लाइसोसोम की खोज की थी दोस्तों। लाइसोसोम को हिंदी में भी लाइसोसोम बोलते हैं। तो अब देखिए लाइसोसोम का काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग कैसे है देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि देखिए लाइसोसोम एक पैकेट के फॉर्म में रहेगा और लाइसोसोम के अंदर बहुत सारा एंजाइम होता है, बहुत सारा एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम आपने सुना होगा, जैसे कि पेप्सिन है, रेनिन है, आपके स्टमक में होता है, अमाशय में होता है, जो खाना पचाने में सहायक होता है। उसी तरीके से लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं जो जब तक सेल का रिपेयरिंग हो सकता है, जब तक सेल को हम रिपेयर कर सकते हैं, मरम्मत करा जा सकता है, तब तक लाइसोसोम उनका मरम्मत करता है। ठीक है, कुछ ऐसी तरह मरम्मत करता है जैसे कि आपके बॉडी के अंदर कोई बाहर से पार्टिकल आता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र है, वो कार्रवाई करता है उसके खिलाफ। ठीक है, उसी तरह सेल के अंदर जब कोई बाहरी कण आते हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ लड़ने का काम जो है वो लाइसोसोम का है। आप ऐसा कह सकते हो कि लाइसोसोम जो है वो सेल का WBC है, सेल का WBC है। सेल का WBC कौन है? लाइसोसोम। आप इतना याद रख लीजिए। तो लाइसोसोम वो काम करता है जो पूरे बॉडी में WBC मतलब इम्यून सिस्टम करता है। तो होता क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इसमें? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये तो अभी तो आपको मैं सारी चीज़ें मेंटेन कर रहा है, आप एक प्रोटेक्शन दे रहा है आपकी बॉडी को। लेकिन अगर सेल एक हद तक मरम्मत उसकी हो सकती है तो ये लाइसोसोम कर पाएगा। एक हद के बाद मतलब मरम्मत इतनी मुश्किल हो गई कि ये नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करता है दोस्तों, इंटरेस्टिंग काम। जैसे सुसाइड बॉम्बर होते हैं, सुसाइड बॉम्बर होते हैं, वो एक बटन दबाएं और चारों तरफ धुआं ही धुआं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कुछ इसी तरह ये लाइसोसोम अपने अंदर के जो एंजाइम को विस्फोट करता है और पूरा का पूरा सेल इसके अंदर समा जाता है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि एक हद तक तो ये बहुत अच्छा इंसान है एक हद तक एक बहुत अच्छा इंसान है जो उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है सेल को। लेकिन जब चीज़ें इसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये अपने आप को ब्लास्ट कर देता है और पूरा का पूरा सेल इसके अंदर आ जाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं जो पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो लाइसोसोम के बारे में आप याद रखेंगे, इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है, और इसकी खोज डी ड्यूब ने की थी और ये पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकता है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में आप इतनी ही जानकारी याद रखें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए वोक्यूल्स आ गया, रिक्तिका आ गई, रिक्तिका आ गई। उससे पहले मैं आपको ये 3D इमेज है आपको दिखाना चाहूँगा, एक मिनट। ये देखिए 3D इमेज में, इस इमेज को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, इस इमेज में आप देखिए कितना परसेंट ये वाला पोर्शन, एक मिनट, ये वाला पोर्शन आप देखिए कितना ज़्यादा पोर्शन ये कवर करके रखा है। ये वाला पोर्शन आप यहाँ पे इतना बड़ा पोर्शन मतलब करीब के करीब ये 70 to 80% जो है 70 to 80% पोर्शन जो है वो आपकी रिक्तिका कवर करती है। ये किसका है केस? ये है प्लांट सेल का, मतलब पादप कोशिका का केस है। ऐसे केस में आप देखिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन आपको, सबसे बड़ा जो कोशिकांग दिख रहा है वो एक रिक्तिका ही दिख रही है। वो ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि प्लांट को कभी कभी ऐसा होता है कि खाना बना नहीं पाते वो, ठीक है, तो वो उन चीज़ों को स्टोर करके वो रखते हैं, पानी के रूप में, खनिज के रूप में, शर्करा के रूप में, ये चीज़ों को स्टोर करके ज़्यादा रखते हैं। और प्लांट में ज़्यादा चीज़ मूव नहीं करता, कुछ चीज़ें मूव नहीं करती तो एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती, इसीलिए चीज़ों को स्टोर कर रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने किसी प्लांट को अगर नोटिस किया होगा, एक एक्सपेरिमेंट था 7th क्लास में,
कि आपको याद नहीं होगा लेकिन मैं बताता हूँ आपको। अगर एक प्लांट को आप एक एक पौधे को आप 2 दिन के लिए अगर अंधेरे में रख देंगे, सिर्फ 2 दिन के लिए अंधेरे में रख देंगे, तो उसकी पत्तियों में से जो स्टोरेज स्टार्च है, जो स्टार्च फॉर्म का स्टोरेज है, वो ख़त्म हो जाता है दोस्तों, ख़त्म हो जाता है ये पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसके पास स्टोरेज जो है 2 दिन का जो स्टोरेज उसके पत्तियों में से ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए सेल के पास जो स्टोरेज है उसको ज़्यादा वो रखते हैं ताकि ये लॉन्ग टर्म जिंदा रह सकें। आप सोचते होंगे कि बारिश के समय में ऐसा जब पूरा बादल हो जाता होगा तो वे फोटोसिंथेसिस कैसे करते होंगे, तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। अब हम बात करेंगे वॉक्यूल्स जो है, इसमें क्या क्या रहता है बता दिया मैंने आपको। वाटर होता है, शुगर होता है, मतलब वही शर्करा होता है, और एनिमल सेल में मैंने बता दिया छोटे छोटे होते हैं, कम संख्या होती है, छोटे होते हैं। ठीक है, और प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं। अब इनका जो फंक्शन है वो है कि अलग अलग सब्सटेंस है, वेस्ट मटेरियल है, उसको सेव करके रखना अलग अलग स्टोरेज के फॉर्म में। और उसके बाद ये वॉक्यूल्स जो होते हैं उसको टोनोप्लास्ट भी कहते हैं, और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। रिजिडिटी मतलब दृढ़ता प्रदान करते हैं, किसको? सेल को, कोशिका को एक दृढ़ता प्रदान करते हैं। दोस्तों मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2 क्वेश्चन पूछा था, कुछ दोस्तों ने इसका जवाब भी दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुछ पूछूं और आप लोग जवाब दो। मैंने आरओ का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, काफ़ी लोगों ने बताया भी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने जवाब दिया, और इसी तरह आप बने रहिए मेरे साथ। तो आरओ का जो फुल फॉर्म है वो रिवर्स ऑस्मोसिस है दोस्तों, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक टेक्नोलॉजी है, आपने आरओ बहुत सुना होगा क्योंकि आजकल सभी जगह आरओ टेक्नोलॉजी पानी से रिलेट कर रही है, पानी को शुद्ध करने के लिए। आरओ एक्चुअली क्या है कि सैलिन वाटर जो है, समुद्र के जल को ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करती है, पीने लायक पानी में कन्वर्ट करती है। इसमें ऑस्मोसिस जुड़ा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। इसको हिंदी में परासरण बोलते हैं। जब मैं आपको कोशिका झिल्ली पढ़ा रहा था, परासरण, तो उस वाले केस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे परासरण होता है, परासरण के थ्रू जो उसका तरल होता है एक कोशिका से दूसरे कोशिका जाता है। तो आरओ में भी यही टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, परासरण के थ्रू जो होता है हम सैलिन वाटर से प्योर वाटर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मंकी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने जवाब दिया, काफ़ी सारे लोग 44 बोल रहे थे, कुछ लोग 48 बोल रहे थे। मंकी का जो क्रोमोसोम है दोस्तों वो है 48। ठीक है, मतलब कितना हो गया? 24 पेयर हो गया दोस्तों। इंसानों में जो क्रोमोसोम होता है वो कितने पेयर का हो गया? वो 23 पेयर का होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉक्यूल के बाद हम देखेंगे अगली स्लाइड में माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ और एक चीज़ आपसे पूछता भी हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी इसकी खोज, रिचर्ड अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। लेकिन आपको बताना ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड किसने दिया था। क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों? कि मैंने आपको बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी रिचर्ड अल्टमैन ने, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड किसने दिया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका शेप जो होता है पहले रॉड शेप में होगा, जैसे रॉड का शेप होता है वैसे ये रॉड शेप में आपको दिख रहा होगा। ये 2 परत की होती है, इसकी बाहरी परत और अंदर की परत। बाहर की परत और अंदर की परत 2 परत होती है। अंदर की जो परत होती है वो उंगली नुमा संरचना होती है, उसमें इस तरीके से फोल्ड होता है। देखिए फोल्ड हुआ है इस तरीके से। ये फोल्ड इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे सरफेस जो है वो ज़्यादा ये कवर करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पे हम स्टोर कर पाएंगे चीज़ों को, मतलब स्टोर नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम एटीपी प्रोड्यूस कर पाएंगे। एटीपी, आप लोगों को एटीपी का फुल फॉर्म पता है क्या? चलिए मैं ही बता देता हूँ। एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ये एटीपी क्या है अपन डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए जिस तरीके से आप खाना खाया, आपने खाना खाने के बाद आपका डाइजेशन सिस्टम एक तरफ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक तरफ आपका श्वसन तंत्र और एक तरफ आपका पाचन तंत्र, और ये है आपका सेल। सेल तो हर जगह है,
तो डाइजेशन सिस्टम से मतलब पाचन तंत्र से फाइनल प्रोडक्ट क्या जाता है, एक अंतिम प्रोडक्ट जो जाता है वो जाता है ग्लूकोज दोस्तों, सॉरी वो ग्लूकोज जाता है। ये डाइजेशन सिस्टम और ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये सेल है। तो डाइजेशन सिस्टम से जो फाइनल प्रोडक्ट जो जाता है वो सेल के अंदर वो क्या जाता है दोस्तों, ग्लूकोज जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको कोशिकीय श्वसन समझा रहा हूँ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको एटीपी तक पहुँचने के लिए एटीपी तक पहुँचने के लिए ये सिस्टम समझना होगा। तो डाइजेशन सिस्टम से आपको ग्लूकोज आप सेल तक पहुँचाते हैं और ये कैसे जा रहा है, ये ब्लड के थ्रू जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका जो छोटी आंत है वहाँ से एब्जॉर्ब होगा ग्लूकोज और हर एक सेल तक पहुँचेगा। और आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका जो श्वसन तंत्र है, उसके माध्यम से ऑक्सीजन सेल तक पहुँच जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे कि डाइजेशन सिस्टम से आपका ग्लूकोज पहुँच गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन पहुँच गया, और ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब आपस में रिएक्शन होता है इनका, तो लास्ट में एनर्जी बनती है। ये रिएक्शन ये रिएक्शन ठीक फोटोसिंथेसिस के अपोजिट है। अपोजिट मतलब आपने फोटोसिंथेसिस का पढ़ा होगा, 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता था, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनता था दोस्तों। ये क्या है, यह है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र। लेकिन यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे, देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन में मतलब कोशिकीय श्वसन में क्या होगा, सबसे पहले ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का होगा C6H12O6 और यहाँ पे क्या मिला, इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया। तो ये किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों, ये कन्वर्ट होगा CO2 में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, आपको पता चल गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन लेवल पे आता है और प्लस यहाँ पे H2O बनता है। ठीक है दोस्तों, H2O बनता है और ये H2O बनने के बाद CO2 H2O बनने के बाद एनर्जी बनती है। और एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एनर्जी बनती है ATP के फॉर्मेट में। ATP का फुल फॉर्म है, ATP का फुल फॉर्म जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। ये एडिनोसाइन 1 2 3 और ये फॉस्फेट 1 2 3। अब सुनिए, मैंने बोला एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो देखिए, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल आपको 3 दिख रहे हैं और एक बड़ा पार्टिकल दिख रहा है, ये है फॉस्फेट और ये है एडिनोसाइन। कितने एडिनोसाइन है, 1 2 3, 3 एडिनोसाइन है। अच्छा, अगर 3 एडिनोसाइन है तो इसको हम ट्राई बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 एडिनोसाइन जुड़े हुए हैं तो इसीलिए इसका नाम पड़ा एडिनोसाइन ट्राई, उसके बाद फॉस्फेट। यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही हम इस एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो हम एक एक बॉन्ड तोड़ते हैं। एक बॉन्ड अगर मैं तोड़ दिया, एक बॉन्ड इसको ले गया, एक एडिनोसाइन ले गया, अब इसमें अब कितने एडिनोसाइन बचे, 2, तो इसका नाम हो जाएगा ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इस तरीके से एनर्जी निकाली जाती है दोस्तों। ग्लूकोज के डाइजेशन होने के बाद हमारे पास जो एनर्जी मिलती है उसका करेंसी जो है वो ATP है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं ATP को, जो माइटोकॉन्ड्रिया से निकलता है। ठीक है, ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये आप नोट कर लीजिए, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। उसके बाद जब एक ATP, जैसे मैंने आपको फिगर बना के दिखाया, एक पार्टिकल अगर एडिनोसाइन का निकाल दिया जाए तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरीके से कोशिकीय श्वसन होता है और एनर्जी निकलती है, जो सेल के लिए एक एनर्जी करेंसी है। जिस तरह का आपके लिए जो रुपीज़ है वो करेंसी है, उसी तरह कोशिका के अंदर जो करेंसी है वो ATP है। छोटे से छोटे काम के लिए भी ATP चाहिए रहेगा दोस्तों। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि इसके पास खुद का DNA है, इसके पास खुद का DNA है और खुद का राइबोसोम है, खुद का DNA और खुद का राइबोसोम है। ठीक है दोस्तों, ये खुद का DNA और खुद का राइबोसोम जो है वो और किसी कोशिकांग में नहीं है,
जंतु कोशिका के और किसी कोशिकांग में डीएनए और राइबोसोम नहीं होते हैं। हाँ, एक बात और है कि पादप कोशिका के क्रोमोसोम जो क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, उसमें भी डीएनए होते हैं। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ये सेंटेंस फिर से आप सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, चीज़ें काफ़ी छोटे लेवल की होती है। तो यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया को कंपेयर किया गया है प्रोकैरियोटिक से। माइटोकॉन्ड्रिया में सेल नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, राइबोसोम है। तो ये सेंटेंस एग्ज़ाम में आ चुका है दोस्तों। ये जो सेंटेंस अभी मैंने बोला कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। अब हिंदी में भी इसको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ही बोलते हैं दोस्तों, तो इसके लिए मैं हिंदी वर्ड नहीं ढूंढ पाया। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप ये याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो रिचर्ड आल्टमैन ने की थी। इसका नाम किसने दिया था, ये आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको जहाँ से भी मिले मुझे प्लीज़ बताइएगा इसके बारे में। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो इसी के साथ ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया तक मैं आज इस लेक्चर को रखता हूँ। दोस्तों एक बात और आपसे बोलना था कि हमारा जो लेक्चर चल रहा है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि एमसीक्यू फॉर्मेट नहीं आया। तो एमसीक्यू फॉर्मेट ये लेक्चर ख़त्म होते ही, मतलब अगले 1-2 लेक्चर के बाद मैं इस चैप्टर का पूरा एमसीक्यू, कंप्लीट एमसीक्यू, एक भी क्वेश्चन एग्जाम से आपका नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और अब तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है दोस्तों जेल बहरी का, तो उसे हम फोकस चलेंगे जेल प्रहरी के नोटिफिकेशन के साथ। तो इसी के साथ मेरे वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइए कि वीडियो को हम और किस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।